हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत कल हम लोगों ने ब्रिटिश काल में सिविल सेवा का विकास या नागरिक सेवा का विकास किस प्रकार हुआ वह हम लोगों ने पढ़ा। उसी में सिविल सेवा में मैं यह एक चीज का बताना चाह रहा था कि कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा में यूरोपियों को जो है यूरोपियों को ही रखा, भारतीयों को अलग कर दिया इस सेवा से। तो कॉर्नवालिस का ये कहना था कि भारत के पास न इस सेवा को करने वाले लोगों के पास चरित्र है और न ही योग्यता है, दोनों चीज की कमी है। ये कॉर्नवालिस का कहना था कि न भारतीयों के पास चरित्र है न योग्यता है, ये भ्रष्ट हैं। और इसलिए कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा से भारतीयों को दूर रखा। एक 1919 का एक्ट मैंने पढ़ाया था, उसमें यह था कि अब जो है 1919 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि 1/3 जो सिविल सेवा के पद होंगे वो भारतीय के द्वारा भरे जाएंगे और प्रतिवर्ष 1.5% इसमें वार्षिक वृद्धि होगी सिविल सेवा के पद में। ये 1919 का जो प्रावधान है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत ये था। मैंने बताया था कि सिविल सेवा में पहला व्यक्ति चुने गए थे 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर और 1869 में 3 व्यक्ति चुने गए थे। उनमें एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा थे आपको रमेश चंद्र दत्त और तीसरा थे बिहारी लाल गुप्ता। ये 3 आदमी चुने गए थे 1869 में। एसएन बनर्जी ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को आसमान से गिरा हुआ वज्रपात कहा था। तो ये भारतीय नागरिक सेवा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग ये जो ब्रिटिश नागरिक सेवा है या सिविल सेवा है, ये ब्रिटिश से जो साम्राज्य है उसके 3 स्तंभ हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के 3 स्तंभ हैं। भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके 3 स्तंभ थे। पहला सिविल सेवा, दूसरा सेना और तीसरा कौन था? तीसरा जो था वह था आपका पुलिस। सिविल सेवा हम लोग पढ़ लिए। देखिए, सिविल सेवा का उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व वसूलना और कानून व्यवस्था बना के रखना। कानून व्यवस्था इसलिए कि कहीं उपद्रव हो भू राजस्व वसूलने में या सामानों की आवाजाही में, तो वहां जो नागरिक प्रशासन है वह इसको देखे, उसको ज्यादा बढ़ने नहीं दे। अब हम लोग पढ़ेंगे सिविल सेवा का ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा स्तंभ, उसको कहते हैं सेना। ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण जो स्तंभ था, पिलर था, वो सेना था। सेना का क्या काम था? तो यहां जो देशी उपद्रव होता है, जो ब्रिटिश प्रभुसत्ता के खिलाफ है, उसको दबाना, उसको हटा देना। देशी उपद्रव जो ब्रिटिश प्रभुसत्ता के खिलाफ है उसको समाप्त कर देना, यह पहला उद्देश्य था। दूसरा था जो विदेशी प्रतिस्पर्धी हैं, जैसे रूस है, फ्रांस है, इन सब से ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा करना। और तीसरा है देशी जो शक्ति है, जैसे मराठा हुए, अवध हुए, इन लोगों को बस में रखना या इनको पराजित करना। यही 3 उद्देश्य सेना के थे। अगर इस सेना को देखा जाए तो इस सेना का भी वही हाल था जो ब्रिटिश से प्रशासनिक ढांचा का था। जिस प्रकार से कॉर्नवालिस ने भारतीयों को सिविल सेवा से दूर रखा, उसी प्रकार जो है सेना में भी वही हाल था कि ऊंचे पद पर तो बात ही नहीं है कि कोई आपको भारतीय नियुक्त होगा। कहा जाता है कि 1856 तक 300 रुपया से ज्यादा वेतन पाने वाले सैनिक की संख्या 3 थी। 300 रुपया से ज्यादा वेतन पाने वाले सैनिक की संख्या 3 थी। उसमें भी एकमात्र सूबेदार पद पर था। 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के पास कुल मिला के जो सैनिक थे वो उनकी संख्या थी 3,11,400।
उसमें भारतीय थे 2,69,609 और 900। कुल ब्रिटिश सेना में सैनिक थे 3,11,400 और कुल भारतीय सैनिक की संख्या थी 2,69,900, 69,900 कुल मिला के सैनिक था। इसमें भी जो है सबसे ज्यादा सैनिक थे अवध से या बिहार से। क्या कारण था कि ये सैनिक जो थे भारतीय सैनिक ज्यादा रखते थे? इसके पीछे क्या कारण था? एक्चुअली अगर ब्रिटेन से सैनिक मंगाते तो उनको ज्यादा वेतन देना पड़ता और यहां पर कम वेतन में काम चल जाता था। दूसरा बात यह था कि यूरोप की जनसंख्या या इंग्लैंड की जनसंख्या इतनी नहीं थी कि पर्याप्त मात्रा में सैनिक रखे जा सकते थे। इसलिए सैनिक विदेश जो यूरोपीय सैनिक थे वह या तो ऊंचे पद पर होते थे, ऑफिसर रैंक के होते थे, ऊंचे पद वाले होते थे, या जो सैनिकों के बीच अनुपात बना रहे उस पर नियंत्रण रखा, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखा जाए, उतना ही मात्रा में यूरोपीय सैनिक की नियुक्ति की जाती थी। मेरे कहने का अर्थ है कि भारतीय सैनिक जो होते थे वो नीचे पद पर रहते थे और यूरोपीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक जो होते थे वो ऊंचे पद पर होते थे कि उन पर नियंत्रण रखा जाए। और फिर सैनिक में भी जो है सैनिक में भी जो है कुछ यूरोपीय सैनिक या ब्रिटिश सैनिक रखा जाता था ताकि भारतीय सैनिकों से उनका जो है उस पर भी नजर या नियंत्रण रखा जा सके। ऊंचे पद तो सोचना ही नहीं है कि वो भारतीय को मिलेगा, लेकिन सैनिक पे भी ब्रिटिश सैनिक या यूरोपीय सैनिक रखे जाते थे कि वो भारतीय सैनिक पर नियंत्रण रख सके। यह चीज था। आखिर भारतीय सैनिक क्या कारण था कि ब्रिटिश के लिए जी जान से लड़े? उसके पीछे क्या कारण था? तो पहला कारण था वेतन इन लोगों को मिलता था। ये वेतन पाने वाले सैनिक थे और ब्रिटिश जो सेना राज था, सम्राट था, इनको वेतन टाइमली दे देता था। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि नमक हलाली मत किया करो। तो एक तो ये बात थी। इस समय राष्ट्रवाद नहीं आया था, दूसरा कारण था। और तीसरा कारण यह था जब ब्रिटिश कंपनी के लिए बिहारी या अवध के सैनिक लड़ते थे मराठा के खिलाफ, तो यह नहीं समझ पाते थे कि यह जो है अहित हम भारत का कर रहे हैं। और यही कारण है कि अवध के सैनिक या बिहार के सैनिक जी जान से लड़े ब्रिटिश कंपनी के लिए। और इसके पीछे यही कारण था कि वह इतने दूरदर्शी नहीं निकले कि वो मराठा के खिलाफ या किसी और के खिलाफ लड़ रहे हैं, भारतीय के खिलाफ, तो अंततः भारतीय का हित कर रहे हैं। तो ये तीन कारण से जो है भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य को जीतोड़, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए काम किया। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इस 1857 के विद्रोह ने कुछ चीजों को स्पष्ट कर दिया और सेना का पहली बार पुनर्गठन किया गया और पील कमीशन का नियुक्ति किया गया। सेना के पुनर्गठन के लिए 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन का गठन किया गया। पील कमीशन ने जो है सभी जो पद थे ऊंचे पद उसको साफ साफ यूरोपीयकरण या ब्रिटिशकरण कर दिया और बंगाल में जो सैनिक, भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक का अनुपात था वो 2:1 कर दिया और मद्रास और बंबई में 2:5 कर दिया। ये सैनिकों का अनुपात कर दिया। सैनिकों को दो भाग में बांटा गया, गैर मार्शल और मार्शल। मार्शल वो होते थे जो लड़ने वाले होते थे और गैर मार्शल वो जो अब उनको सेना में नहीं रखा जाएगा। क्योंकि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो 1857 के विद्रोह से ब्रिटिश सेना में अवध और बिहारी ज्यादा थे, तो उन लोगों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ काम किया था। इसके कारण अंग्रेजों ने अब यह नीति बना लिया कि अवध और बिहार के सैनिक वो नहीं लेंगे, उनको गैर मार्शल घोषित कर दिया। अब उनको ब्रिटिश सेना में स्थान नहीं के बराबर दिया जाता था। लेकिन अब किसको स्थान दिया गया? तो मराठा को, सिख को, गोरखा को, पठान को, ये सबको जो है अब स्थान प्लेस दिया गया और इनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया।
मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। उसके बाद एक थे लॉर्ड कर्जन के समय मुख्य सेनापति थे किचनर। कर्जन के समय कौन सेनापति थे? किचनर। किचनर ने क्या किया, जब भारतीय सेना यहाँ आए, भारत में आए, मुख्य सेनापति थे, तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय सेना को 3 डिवीजन में बांटा और 3 कमांड में बांटा और 9 डिवीजन में बांटा। आज भी जो किचनर जो है, जो सेना में सुधार किए, वो आज भी आप देखिएगा, जब सीडीएस का एग्जाम पास कीजिएगा या एनडीए का पास कीजिएगा, जो किचनर टेस्ट आज भी लागू होता है। 7 दिन का टेस्ट आज भी आप इंटरव्यू वहां लोग देते हैं, जिसको एसएसबी शायद कहते हैं, है ना। तो वो आज भी चलता है टेस्ट, वो आज भी इतना प्रमाणिक है। किचनर ने वो फॉर्मूला तैयार किया था, जो भारतीय सेना में आज भी जब एनडीए का एंट्रेंस आप दे के पास करते हैं या सीडीएस का जब पास करते हैं, तो आज भी जो इंटरव्यू का जो तरीका है वो किचनर का ही दिया हुआ है। सुधार हुआ होगा उसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह मूलतः नीचा दिया हुआ है। तो यही है आपका सेना के बारे में जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें। सेना जो था ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा स्तंभ था। अब हम लोग आते हैं पुलिस सेवा के बारे में। किचनर जो है, जब वायसराय कर्जन से उसका कुछ विवाद हो गया, तो फिर बाद में किचनर को जो है त्यागपत्र देकर ब्रिटेन चला गया था। वो कर्जन बहुत ही काम किया है, जैसे सेना में सुधार तो किया ही है उसने, और प्लस जो है कर्जन से मुझे एक बात याद आ गया कि प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन करने वाला अगर कहीं कहा जा सकता है तो पहला वायसराय वही है, प्रांतीय सीमाओं का। जैसे बंगाल का भी तो उसने पुनर्गठन किया ही, 2 भाग में बांटा, जो भी है अच्छा या बुरा वो तो मैं बाद में बताऊंगा। या मद्रास में भी जाइएगा तो उसकी भी सीमाओं का पुनर्गठन किया, फिर मध्य प्रांत का भी किया। तो ये सब कर्जन का कुछ देन जरूर है कि सीमाओं का पुनर्गठन उसने किया था, प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन किया था। इस फैक्ट्स को याद रखिएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स बहुत ही पूछ लिया जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग जैसे प्रतिष्ठित सेवा में। अब हम लोग आते हैं पुलिस सेवा पर। पुलिस सेवा ये ब्रिटिश साम्राज्य का तीसरा स्तंभ था, और मेन चीज था कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था का अर्थ हुआ, इसका भी वही था कि भू राजस्व वसूली में कोई दिक्कत नहीं हो, आंतरिक शांति बना रहे, यही इसका मकसद था। इसको भी पुलिस सेवा का भी जनक कॉर्नवालिस ही था। कॉर्नवालिस ही था। भारत में परंपरा में जो लॉ एंड ऑर्डर का काम था, कानून और व्यवस्था का काम था, वो जमींदार ही देखते थे। लेकिन जमींदार से कॉर्नवालिस ने यह अधिकार छीन लिया और पुलिस व्यवस्था का सृजन किया, और पुलिस व्यवस्था का प्रमुख जो बनाया वो एसपी को बनाया, जिला पुलिस को बनाया, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस को बनाया, जिला अधीक्षक जिसको कहते हैं। और थानों का निर्माण किया, थाना, उस थाना पर बैठा दिया दरोगा को, दारोगा को। दारोगा जो होता था भारतीय होता था, लेकिन दरोगा से ऊपर कोई भी पोस्ट पर भारतीय नहीं होता था, फिर वो ब्रिटिश ही होते थे। दरोगा से ऊपर के पोस्ट पर कौन होते थे? ब्रिटिश होते थे। दरोगा से नीचे जो भी पोस्ट होता था उस पर भारतीय होते थे। गांव में जो है चौकीदार होते थे, और ये चौकीदार जो होते थे ये गांव का सुरक्षा करते थे, और बदले में वेतन जो है इनको गांव वाले ही देते थे। ये नहीं था कि सरकार इनको वेतन देती थी, लेकिन दरोगा का वेतन कौन देता था? वह ब्रिटिश सरकार पेड करता था। यह है कॉर्नवालिस का। और इससे क्या फायदा हुआ कि गांव में जो है डकैती कम हो गया। गांव में जो है वह डकैती कम हो गया। लेकिन पुलिस का इमेज भारतीयों के मन में कुछ अच्छा नहीं था। वह यह समझते थे, पुलिस का जो इमेज यही बना कि जो ये शांति की स्थापना करने के लिए जो आए थे, ये जो है शांति की स्थापना के नाम पर बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं कि ज्यादा मतलब शांति के दुश्मन बन गए, लोगों को ज्यादा ये डिस्टर्ब करते थे।
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा भी कि जो ये भेड़िया जो है ये ज्यादा भुक्कड़ साबित हुआ। मतलब पुलिस को उसने कहा कि भेड़िया है और ये ज्यादा जो है खतरनाक साबित हो गए। लोग जो है, लोगों को यह अधिकार भी दिया गया कि अगर आपके यहाँ डकैती होता है तो आप पुलिस बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं। पुलिस का कोई विशेष यहाँ पर इमेज नहीं था। इस पुलिस व्यवस्था को अगर एक व्यक्ति ने ठीक ठाक किया, संगठित किया, वह था लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो जब सिंध में चार्ल्स नेपियर ने सिंध में जो है सबसे पहले कुछ पुलिस व्यवस्था को संगठित किया था। चार्ल्स नेपियर जब सिंध का प्रशासक था, रेजिडेंट था, तो उस ब्रिटिश रेजिडेंट था, तो उसने जो है वहां पुलिस व्यवस्था को काफी अच्छा किया और पुलिस अधीक्षक और डीएम के पावर को थोड़ा सा डिफाइन किया उसने, चार्ल्स नेपियर ने। दूसरा यह है, पुलिस कमिश्नर का पोस्ट का सृजन करने वाला कोई व्यक्ति था तो वह वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। पुलिस कमिश्नर पद का सृजन करने वाला था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1861 एडी में प्रत्येक प्रांत में एक पुलिस महानिरीक्षक का नियुक्ति किया गया। पुलिस महानिरीक्षक पद का नियुक्ति किया गया। पुलिस का जो काम था, अगर कहा जाए तो राष्ट्रवाद को इसने बहुत तेजी से दबाया था। राष्ट्रवाद को दबाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है भारत में। और जो विदेशी मिलकर अगर आंतरिक षड्यंत्र करते थे तो उसको भी इसने जो है दबाया था, काफी काम किया था। 1902 में एक पुलिस आयोग का गठन हुआ था एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे और इसी एंड्रू फ्रेजर की सिफारिश पर जो है सीआईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ। सीआईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भी मानता था कि पुलिस जो है ये ज्यादा जो परंपरागत व्यवस्था में जो लॉ एंड ऑर्डर देखते तो उससे ज्यादा ये खराब निकले और इनका जो है इमेज कोई भारतीय जनता में कोई अच्छा नहीं बना। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को ये नियम बनाना पड़ गया कि किसी के घर में अगर डकैती होता है तो चाहे तो पुलिस को बुला सकता है या नहीं बुला सकता है। तो यही सब है पुलिस व्यवस्था के बारे में। ब्रिटिश साम्राज्य के 3 स्तंभ थे। पहला स्तंभ नागरिक सेवा, दूसरा स्तंभ सेना और तीसरा स्तंभ पुलिस। और इस तीनों का एक ही मकसद था कि ब्रिटिश साम्राज्य को लौह कवच प्रदान करना। लौह कवच प्रदान करना कि उस पर कोई जो है आघात नहीं हो सके, न विदेशी न देशी। और ब्रिटिश साम्राज्य का जो प्रशासन का जो हित है कि भारत से जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धन किसी भी रूप में, कच्चे माल के रूप में, भू राजस्व के रूप में निर्बाध जो है ब्रिटेन को जाता रहे। यही है आपका पुलिस सेवा। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ और फिर जो है एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।